हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक को। आज हम लोग पढ़ेंगे संगम काल, यानी कि दक्षिण भारत में जो संगम पीरियड था उसको देखेंगे। हम लोग दक्षिण भारत को दो हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं। जो पहला हिस्सा हम लोग आज देखेंगे जिसको, वो मौर्यन जो पीरियड था उसके पैरेलल दक्षिण का भारत, और इसके बाद फिर हम जो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में दक्षिण का भारत वो होगा हर्षवर्धन या उसके बाद, यानी गुप्त वंश के बाद का जो या उसके पैरेलल का जो टाइम रहा है वो वाला दक्षिण का भारत देखेंगे। तो आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे मौर्यन पीरियड का जो दक्षिण का भारत है उस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम संगम कालीन जो दक्षिण का भारत है उस पर बात करते हैं। इसके लिए दक्षिण भारत के जो इतिहास है इसको कहा जाता है कि सुदूर दक्षिण। सुदूर दक्षिण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो यहाँ पे विंध्यन का जो पर्वत है उसके बाद जो शुरू हो जाता है ये दक्कन शुरू हो जाता है, लेकिन इन दक्कन में बहुत दूर सुदूर यानी कि जो दक्षिणतम छोर है उसका इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग। तो देखते हैं, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के जो बीच का मध्य का जो क्षेत्र होता था उसको कहा जाता था तमिल प्रदेश, तमिलकम प्रदेश, यानी कि तमिल क्षेत्र कहा जाता था। और इन्हीं तमिल क्षेत्र में लगभग 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक का जो पीरियड रहा ये कहलाता था संगम काल। क्योंकि संगम जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठी, संघ, परिषद, गोष्ठी, संस्था, सभा बोल सकते हैं। तो ये जो है तमिल कवियों का या फिर जो तमिल विद्वान थे या फिर ज्योतिष थे, जो आचार्य थे, उन लोगों का गोष्ठी हुआ करता था। और उन गोष्ठियों में बैठ करके जो भी उस दौर के कोई भी तमिल विद्वान जो अपना रचनाओं का पब्लिश करवाना चाहते थे, प्रकाशित करवाना चाहते थे, उनके रचनाओं का रिव्यू के लिए, उनके पुनरावलोकन के लिए ये गोष्ठियाँ होता था। और उन्हीं संगम में जो भी साहित्य लिखे गए उसे संगम साहित्य कहा जाता है, और ये सब तमिल भाषा में लिखे गए हैं। तो ये उन्हीं साहित्यों से हमें इन तीनों वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें चेर, चोल और पांड्यों के बारे में वर्णन है। कहा जाता है कि जो मौर्यन दरबार में जो मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उन्हें भी इन वंशों के बारे में जानकारी था। उन्होंने भी अपने वर्णन में इनके बारे में चर्चा किया है। उन्होंने ये भी चर्चा किया है कि पांड्या जो है वहाँ पे स्त्रियों के द्वारा शासन होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इन साहित्य काल में, इन संगम काल में तीन गोष्ठी होता है, तीन संगम होता है। तो तीन संगम कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। और कहा जाता है कि ये जो तीनों संगम हुआ था ये पांड्यों के संरक्षण में ही हुआ था। जो पहला संगम था वो मदुरा नामक जगह पर हुआ था, और इसका जो अध्यक्षता की गई थी अगस्त्य ऋषि के द्वारा। और इस में जो है इस संगम में कोई भी रचना नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं द्वितीय गोष्ठी में या द्वितीय संगम, जिसको कि कपाटपुरा में जिसको आयोजित किया गया था। और इसमें वही जो पहले जो अध्यक्षता जिसने किया था उसने ही इसमें भी अध्यक्षता किया था, अगस्त्य ऋषि ने। और इसमें एक इसका इस काल में, इस गोष्ठी में एक ग्रंथ मिलता है जो है तोलकप्पियम। इसके अलावा और भी कुछ ग्रंथ लिखे गए थे लेकिन वो अभी शेष नहीं है। तोलकप्पियम, जिसको कि तोलकप्पियर नामक एक शिष्य, यानी कि अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों में से, अगस्त्य ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक तोलकप्पियर शिष्य था जिसने कि इस ग्रंथ की रचना की थी। और यह एक व्याकरण का ग्रंथ है। उसके बाद जो तृतीय संगम हुआ था वो हुआ था मदुरा में, यानी कि पहला वाला भी मदुरा और दूसरा वाला भी मदुरै में। और इसका जो अध्यक्षता किया गया था वो नक्कीरर के द्वारा किया गया था। और तोलकप्पियम को छोड़ करके जितने सारे भी साहित्य लिखे गए संगम काल के वो इसी तृतीय संगम में ही लिखे गए थे। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा कहा जाता है, ये जो डेट्स या फिर जो डाटा दिया हुआ है देख के लग रहा है कि शायद ये मतलब आश्चर्य सा मालूम होता है कि तीनों संगम जो है 9950 वर्षों तक चला था। और इसके लिए इसमें ये जो तीनों संगम हुए थे, तीनों गोष्ठी हुए थे, इसमें 8598 कवियों ने पार्टिसिपेट किया था अपने रचनाओं को प्रकाशित करवाने के लिए। और 197 पांड्य शासकों ने इसको संरक्षण दिया था, यानी कि इन पांड्य शासकों के संरक्षण में ही ये तीनों गोष्ठियों को आयोजित किया गया था।
तृतीय संगम यानी कि दूसरे संगम में तोलकाप्पियम का रचना हुआ था, और तृतीय संगम में 3 बड़े महाकाव्यों की रचना की गई थी। वो 3 बड़े महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो वो सिलप्पादिकारम जिसका अर्थ होता है नूपुर की कहानी, यह एक प्रेम कहानी है। और ये जो उसके बाद जो लिखा गया था मणिमेखले, ये भी प्रेम कहानी है। यानी कि ये पहला पार्ट है और ये उसका दूसरा पार्ट है। यानी कि यहाँ जहाँ पर सिलप्पादिकारम का कहानी खत्म होता है, वहीं से मणिमेखले का कहानी स्टार्ट होता है। और इसका जो रचना किया गया था इलंगो अदिगल के द्वारा रचना किया गया था, जो कि सेनगुट्टुवन के समकालीन उसका या तो भाई था या फिर उसका कोई मित्र था जो जिसने इसकी रचना की थी। और इसके बारे में कहा जाता है सिलप्पादिकारम का जो नायक था कौलिन, जो कि एक अमीर व्यक्ति था, इस सिलप्पादिकारम का नायक है। इन्होंने अपनी पत्नी, जो अपनी कुलीन पत्नी थी कन्नगी, उसका उपेक्षा करते हुए वो जो कावेरीपट्टनम की एक वेश्या थी माधव, उनसे वो प्रेम करते हैं। उसी को इसमें दिखाया गया है। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो है मणिमेखले, यानी कि कौलन और माधव जो इनसे जो एक संतान की प्राप्ति होती है, एक बेटी होती है, उसी का नाम है मणिमेखले। और उन्हीं के जीवन के बारे में इसमें मणिमेखले में लिखा गया है। कहा जाता, और इसको जो लिखा था एक बौद्ध व्यापारी सितले सत्यनार ने लिखा था। और ये दोनों ग्रंथ ही हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। और सिलप्पादिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, और मणिमेखले को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। उसके बाद जो इसमें तीसरा महाकाव्य था वो था जीव चिंतामणि, जिसको कि एक जैन मुनि ने लिखा था, तिरुतक देवर ने इसको लिखा था, और ये जैन धर्म से संबंधित था। इसी काल में एक और ग्रंथ लिखे गए जिसको हम लोग कुरल या मुक्पाल के नाम से जानते हैं, जिसे तमिल भूमि का बाइबल कहा गया। और ये तमिल भाषा में लिखा गया था। उसके बाद हम लोग आते हैं पांड्य शासकों के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया, मेगास्थनीज को इसके बारे में जानकारी थी, उन्होंने इसके बारे में अपने विवरण में लिखा है। और पांड्य शासकों का जो चिन्ह था वो था मछली। ये जो है पांड्य शासकों का क्षेत्र, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो कोरोमंडल का जो तट है, जिसे यहाँ से आता है हम लोग कोरोमंडल बोलते हैं, इधर से उत्तरी सरकार का क्षेत्र है, ये मालावर तट है, और ये कोंकण तट है, और यहाँ से तक काठियावाड़ का तट है। तो ये जो कोरोमंडल तट है, इसी में दक्षिणतम जो बिंदु है कोरोमंडल तट का, वहाँ पर पांड्यों का शासन था। और इसका कोरोमंडल तट पर, और इसका जो राजधानी था वो मदुरा था। और यहाँ पर शासन जो था वो स्त्रियों के द्वारा शासन किया जाता था, और जिसका चिन्ह मछली था। उसको आगे देखते हैं। कहा जाता है कि संगम काल का जो इतिहास है उसके बारे में क्रमबद्ध जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डेट को मेंशन नहीं किया गया है। और कहा जाता है कि ये जो ग्रंथ लिखे गए जो भी संगम काल है वो 100 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में ही रखा जा सकता है। उसको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं किया जा सकता, क्रमबद्ध जानकारी नहीं मिलती है डेट नहीं होने की वजह से। और कहा जाता है कि यह जो वंश था, ये जो पांड्य जो साम्राज्य था, ये 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1378 ईस्वी, यानी कि भारतीय इतिहास का सबसे लंबा पीरियड था इसका। पांड्यों का जीवन रेखा बेंगी नदी को कहा जाता था। और एक डेट है 20 ईस्वी पूर्व या 26 ईस्वी पूर्व, और अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट है। और में पांड्यों ने रोम में राजदूत को भेजा था। मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरै में स्थित है, यह भी पांड्य शासकों के द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद आते हैं चेर, जिसको कि केरल पुत्र भी कहा जाता है, चेर। और इसका जो चिन्ह है वो धनुष है। चेर जो कि कोंकण और मालावर तट पर फैला हुआ है। यहाँ से ये मालावर तट, और ये कोंकण तट, और इधर मुंबई से लेकर के गुजरात तक जो है वो काठियावाड़ तट। तो कोंकण और मालावर तट तक इसका विस्तार था। और अशोक ने अपने शिलालेख में इसके बारे में कहा है, केरल पुत्र कह के इसका संबोधित किया है। इसका जो अन्य नाम है वो कुडावर है, बिलवर है, कुटवर है, और भी इसके कई नाम है, उरैयूर, मलैयूर। उसके बाद
इसके जो प्रमुख शासक हुए उन प्रमुख शासकों में एक नाम आता है उदयन जेरल। इनके बारे में कहा जाता है कि वे वीर जो महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे उन लोगों को इन्होंने भोजन करवाया था, इसलिए इसे महाभोजक का उपाधि दिया गया था। उसके बाद जो अगला जो इम्पोर्टेंट शासक थे इसका चेर वंश का वो था लालचेर सेनगुट्टवन था, जिसको कि लालचेर या भलाचेर भी कहा जाता है। और इन्होंने कन्या की पूजा शुरू किया था। कन्या की पूजा वही जो शिलापदिकारम में जिस जो एक कोलन जो एक अमीर व्यक्ति था उसकी जो धर्म पत्नी थी कन्नगी यानी कि पत्नी पूजा, ये कन्या की पूजा तो है सेनगुट्टवन द्वारा जो जारी किया गया था वो पत्नी पूजा था। और उसके याद में कन्या की पूजा कन्या के ही याद में एक उसके प्रतिमा एक मूर्ति बनाते हैं और एक मंदिर का भी निर्माण करते हैं सेनगुट्टवन। उसके बाद आगे देखते हैं चोल वंश। चोल, ये जो चोल है, दो चोल हम लोगों को पढ़ना है, इसमें अभी जो हम पढ़ रहे हैं वाला चोल इसी का पैरेलल वाला है, यानी कि मौर्यन के पैरेलल वाला। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो हर्षवर्धन के बाद वाला दक्षिण भारत का चोल जो विजयालय के नेतृत्व में आता है। ये भी कोरोमंडल के तट में, लेकिन ये उत्तरी छोर पर, उत्तर पश्चिमी छोर बोल सकते हैं इसको, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर चोलों का ये क्षेत्र था कोरोमंडल तट में ही, जिसका जो कि पेन्नार और वेल्लार नदी के बीच में स्थित था। इन्होंने अपनी राजधानी पुहार को बनाया था, जिसका आधुनिक नाम कावेरीपट्टनम है। इनका जो सत्ता केंद्र था वो था उरैयूर, और यह जो उरैयूर था वो था सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद इलारा जो कि एक महान चोल राजा थे जिन्होंने श्रीलंका को विजय किया और वहाँ पर 50 वर्षों तक शासन किया था। और इसका जो प्रमुख शासक था वो करिकाल था, और करिकाल के बाद से ही चोल वंश का जो पतन है वो शुरू हो जाता है, तेजी से पतन शुरू हो जाता है। उसके बाद देखते हैं आगे, तमिल लोगों का जो मुख्य देवता था वो था मुरुगन या सुब्रमण्यम, जिसको के बाद में सुब्रमण्यम कहा जाने लगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने एक ये देखा, और इन तीनों राज्यों में अगर देखें कि किस तरह का रिलेशन था इन तीनों साम्राज्य में, तो चेर और चोल हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। कहा जाता है कि चेर शासक ने चोल राजा जो कि करिकाल का पिता था उसको मार दिया था, और बदले में फिर चोल शासक ने चेर शासक को मार दिया। तो इस तरह से दोनों को दुश्मनी चल रही थी। बाद में इन दोनों का दुश्मनी खत्म करके ये लोग दोस्ती मित्र बन जाते हैं, और मित्र बनने के बाद अपना एक वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। आगे चल करके चेर जो है पांड्यों के साथ दोस्ती बनाता है इनके खिलाफ लड़ने के लिए, यानी कि चोल के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए। तो कहा जाता है कि दोनों ने मिलकर के चोल पर आक्रमण किया था, लेकिन चोल उन दोनों शासकों को, यानी कि चेर के शासक और पांड्य के शासक दोनों को हरा दिया था। तो ये इसका कहानी था। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।